नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके साथ इतिहास का सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यानी आपके साथ इसके बारे में जो इसमें हुआ है वो है सबके बारे में बताने जा रहा हूँ। और इसमें जो हमारी 2023 की परीक्षाएं लगेंगी जो कि मार्च से है, मार्च में फाइनल कर दी गई हैं। इसके बारे में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप इस सेकंड चैप्टर में अच्छी तरह से परीक्षाएं दे सकें। इसके पूरे जितने भी नंबर का ये आएगा, अभी फाइनल मुझे पता नहीं है कितने नंबर का आएगा, लेकिन जितने भी नंबर का आएगा आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इसमें आप अच्छे से इसको फिल कर पाएंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है कि महापाषाण किसे कहते हैं। महापाषाण किसे कहते हैं, यानी ये पूछ रहा है कि महापाषाण किस चीज को कहा जाता है। आंसर में लिख रहा है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के दौरान, कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में पाए जाने वाले पत्थरों के बड़े ढांचों को महापाषाण कहते हैं। पत्थरों के जो बड़े ढांचे होते हैं, जैसे खोखले पत्थर होते हैं ना, उनको महापाषाण कहते हैं। इन्हें कब्रों के ऊपर रखा जाता था। जैसे कब्र होते हैं, लोगों को दफनाया जाता है, उन्हें कब्र बोलते हैं, उनके ऊपर रखा जाता था। और शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे के उपकरण, जैसे लोहे का कोई भी वस्तु हो गई, जैसे चाकू, कुछ भी जो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उन लोहे के उपकरणों और औजारों को दफनाया जाता था। महापाषाण जब लोग खत्म हो जाते थे यानी मर जाते थे, उनके साथ इन महापाषाणों को कब्रों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। और उन लोगों को दफनाते समय यानी उनके शवों के साथ विभिन्न प्रकार के उपकरण, लोहे के और औजारों को उन्हीं के साथ दफना दिया जाता था। इसमें सेकंड क्वेश्चन आ रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों कहा जाता है। उसमें पूछ रहा है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व थी उसको प्रारंभिक भारत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी यानी समय का बदलना के महत्वपूर्ण परिवर्तन काल क्यों कहा जाता है। इसका आंसर है इस काल में आरंभिक राज्यों लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के साथ जोड़ा जाता है। यानी इसी काल में लोहे का सबसे ज्यादा उपयोग हुआ था, यानी बढ़ रहा था लोहे का उपयोग करना, और सिक्कों के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में सिक्के चलाए गए थे। इस काल में बौद्ध और जैन साहित्य और अन्य विचारधाराओं का उदय हुआ। यानी इसी काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म और अन्य धर्मों का उदय हुआ, यानी इसी काल से शुरुआत हुई। एक और क्वेश्चन आ रहा है कि कुषाण कौन थे। कुषाण जो वंश के शासक थे वह, उनके बारे में पूछ रहा। कुषाण कौन थे, जैसे कि आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुषाण कौन थे। चीन में रहने वाले एक कबायली जाति थी, यानी चीन में रहती थी वह एक कबायली जाति के थे। मध्य एशिया से लेकर पश्चिम और उत्तर भारत तक एक विशाल साम्राज्य इनका था। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण वंशकों के जो शासक थे उन्होंने ही जारी किए थे। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि धम्म महामात्य कौन थे। धम्म महामात्य सम्राट अशोक के दरबार में धर्म अधिकारी के रूप में थे, जो सम्राट अशोक द्वारा प्रचलित धार्मिक कार्यों की देखभाल करते थे। ये क्वेश्चन पूरा हो गया। मैं दोबारा समझा देता हूँ कि धम्म महामात्य कौन थे। सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त किए गए एक विशेष अधिकारी थे जो धर्म संबंधी, जो सम्राट अशोक ने धर्म प्रचलित किया था, उस धर्म की देखभाल करते थे। एक और क्वेश्चन आ रहा है कि मौर्य के बारे में जानने के लिए, मौर्य जो शासन था उसके बारे में जानने के लिए कोई 2 स्रोतों के नाम लिखिए। तो इसमें पहला तो अपन लिख सकते हैं कि जो कौटिल्य थे, चाणक्य, उनका अर्थशास्त्र था। अर्थशास्त्र के जनक
कौटिल्य को कहा जाता है। और मेगास्थनीज का विकरण इंडिका, मेगास्थनीज जो लेखक जो थे वो खोजकर्ता, उनका इंडिका, उन्होंने कुछ बुक्स वगैरह लिखी है इंडिका उसके बारे में। और अशोक के अभिलेख, इनमें से आपको कोई 2 लिखना है तो आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेख लिख सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से याद हो जाता है। इसमें एक और टॉपिक आ रहा है कि इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं। यानी इतिहास की जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उसका पुनर्निर्माण करते हैं, उसके बारे में हमें अभिलेख जो लिखे हुए मिलते हैं, उससे हमें क्या जानकारी मिलती है, यानी क्या सहायता मिलती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कि शासकों और उनकी उपलब्धताओं के बारे में जानकारी मिलती है। जो उस समय के राजा थे, जो शासन करते थे, उनकी उपलब्धताओं के बारे में और उनके शासन, जो उस समय वो कानून चलाते थे, उस समय की व्यवस्थाएं कैसी थी, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसमें 5 टॉपिक हैं और दूसरा टॉपिक है लिपि और भाषा के बारे में जानकारी। उस समय की, इससे हमें पता चलता है कि उस समय की लिपि कैसी थी और भाषाएं जो बोली जाती थी उसके बारे में, सभी के बारे में जानकारी मिलती है। नंबर 3 पर आ रहा है भूमि दान और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी। यानी उस समय में जो शासन करते थे वह भूमि दान करते थे, और उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, यानी लोग लेन देन कैसे किया करते थे, उस समय लेन देन में क्या क्या समस्याएं आती थी, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और चौथे पे आ रहा है कि साम्राज्य का विस्तार। उस समय जो शासन करते थे उनका जो राज्य होता था, यानी साम्राज्य, राज्य बोल सकते हैं, साम्राज्य बड़े राज्य को बोला जाता है जिसकी सीमाएं बहुत दूर दूर तक होती हैं। साम्राज्य का विस्तार यानी बहुत दूर दूर तक सीमाएं होती हैं, उनके बारे में, सीमाओं के बारे में जानकारी मिलती है। नंबर 5 पर आ रहा है सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। जो उस समय का सामाजिक जीवन था और धार्मिक, वह कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा करते थे, वह किस धर्म से बिलोंग करते थे, यानी इस सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसमें एक नया क्वेश्चन और आ रहा है, मेरे हिसाब से तो ये मोस्ट है, इसको याद करना ही चाहिए कि अशोक ने अपने साम्राज्य को एकजुट रखने के लिए क्या किया। अशोक जो सम्राट थे, उन्होंने अपने साम्राज्य को, जिसे उनमें फूट ना पड़ जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किए। आंटी, अशोक ने अपने साम्राज्य को एकजुट रखने के लिए धम्म के विचारों पर एकजुट रखने की कोशिश की। जो धर्म के जो अधिकारी थे, उनके विचारों पर अपने साम्राज्य को एकजुट रखने की कोशिश की थी। नंबर इसका 2 आ रहा है कि धर्म प्रचार के लिए यानी धर्म का विस्तार करने के लिए धम्म महामत, यानी धर्म के एक अधिकारियों की नियुक्ति की, यानी उनको काम पर रखा। जैसे हमको कुछ ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, जैसे हम कोई कंपनी चला रहे हैं, उसके लिए वर्करों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही साम्राज्य को एकाग्र, यानी उसका विस्तार करने के लिए, धर्म का विस्तार करने के लिए धर्म के अनेक अधिकारियों की नियुक्ति की। चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन आ रहा है कि मौर्य शासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। उस समय की जो मौर्य शासन काल था, उस समय की विशेषताएं क्या थी। इसमें लिख रहा है केंद्रीय शासन राजा का नियंत्रण, वितरण, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सेना तथा वित्त पर था। यानी उस समय का जो शासन था, राजा के नियंत्रण है, विधायक हम अभी बनते हैं, विधायक का, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सेना तथा वित्त पर था। नंबर इसका 2 आ रहा है कि प्रांतीय शासन कोई प्रांतों में बांटा गया था। यानी प्रांतीय शासन होता है, जो प्रांत वाई प्रांत होता है, जैसे हमारे राज्य होते हैं, वैसा ही प्रांतीय शासन को टुकड़ों में बांट दिया गया था। यानी छोटे छोटे उनके शासन, जैसे मंत्री नियुक्त करते हैं छोटे छोटे, वैसे ही था, जो प्रांतीय विधायक वगैरह बनते हैं वैसे ही। इसमें आ रहा है 3 स्थानीय शासन। पाटलिपुत्र नगर का शासन 30 सदस्यों के एक आयोग द्वारा किया जाता था। जो पाटलिपुत्र का शासन था, स्थानीय शासन, वह 30 सदस्यों के आयोग द्वारा किया जाता था। यानी उसमें 30 सदस्य थे जो उस शासन को चलाते थे।
राजा साम्राज्य को उच्च अधिकारियों की सहायता से चलाता था। राजा जो साम्राज्य था वह उच्च अधिकारियों की सहायता से चलाता था। जैसे कई मंत्री होते थे, उनकी सहायता से वह शासन चलाता था। कितना भी बड़ा राजा हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी ताकतवर हो, अकेला कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अगर हमको शासन चलाना है तो हमको किसी न किसी का परामर्श लेना पड़ेगा, किसी न किसी की सलाह लेना पड़ेगी, या किसी न किसी की सहायता तो हमें लेनी पड़ेगी। अकेला कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए वह उच्च अधिकारियों की सहायता से शासन चलाता था। मौर्य साम्राज्य के कोई 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, मौर्य साम्राज्य के जो प्रमुख 5 केंद्र थे उनके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। और नंबर कानून और व्यवस्था। कानून जैसे उस शासन में जैसे कोई काम होता था, उसका क्या क्या कानून थे, वो क्या क्या सजाएं देते थे। जैसे कोई चोरी कर ले जाता है तो हमारे अभी आईपीसी सेक्शन है, उसके द्वारा कानून, उससे सजा दी जाती है। यह कानून है हमारा। यह संगठित सेना ने मेगास्थनीज की सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए 1 समिति और 6 उपसमितियों का उल्लेख किया है। जो मेगास्थनीज की, अभी मैंने पहले बताया था, मेगास्थनीज थे, उनकी गतिविधियों के संचालन के लिए 1 समिति और 1 समिति बनाई थी और 6 उपसमितियों का उल्लेख किया गया है। इसमें धर्म प्रचार के लिए महामत्य की नियुक्ति की गई थी। जो धर्म का प्रचार करते थे उनके लिए महामत्य नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। भूमि, सिंचाई और सड़क के प्रबंधन के लिए विभिन्न अधिकारी होते थे। जैसे भूमि के लिए हैं, जैसे हमारा अभी रोड वगैरह बनाते हैं उनके लिए, और सिंचाई के लिए जैसे सिंचाई विभाग है हमारा, उसके लिए, और सड़क प्रबंधन, ये सड़क प्रबंधन होते हैं, ये रोड वगैरह बनाते हैं। और भूमि कर जैसे हमारी कोई किसी की जो समस्या आ जाती भूमि की, उसे हम तहसील में जाकर कुछ भी करवा सकते हैं। उसकी विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। गुप्तचर विभाग बहुत सुदृढ़ थे, यानी उसमें गुप्तचर विभाग थे वह बहुत सुदृढ़ थे। आगे चलते हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि अशोक के जो अभिलेख मिले हैं लिखे हुए, वह किन किन भाषाओं और लिपियों में लिखे जाते थे। इसका आंसर है, अशोक के जो अभिलेख लिखे हुए मिले हैं वह प्राकृतिक भाषा और यूनानी भाषा में मिले हैं, और ब्राह्मी लिपि और खगोष्ठी लिपि में मिले हैं। यानी 2 लिपियां हैं, ब्राह्मी और खगोष्ठी, और 2 भाषाएं प्राकृतिक और यूनानी।